हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एडवर्टीजमेंट 51 में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कितना स्कोर करना ज़रूरी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये सवाल चलता रहता है कि हमें कितना स्कोर करना चाहिए रिटन के पेपर में, जिससे कि हम ये इंश्योर कर लें कि हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा और हमारे दिमाग में कोई डाउट नहीं रहेगा। उसके साथ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये बताना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी एग्ज़ाम की कट ऑफ डिसाइड करने के लिए 3 फैक्टर्स होते हैं जो उस कट ऑफ को प्रभावित करते हैं। पहला, नंबर ऑफ़ सीट्स, आपके विषय में, आपके सब्जेक्ट में कितनी सीट्स आई हैं। उसके साथ साथ डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है। अगर पेपर इजी है तो कट ऑफ ऑब्वियस है कि ज़्यादा जाएगी, और पेपर का लेवल डिफ़िकल्ट है तो कट ऑफ कम जाएगी। उसके साथ साथ लेवल ऑफ कंपटीशन, मतलब एक सीट पर कितने दावेदार हैं, एक सीट पर कितने फॉर्म्स आए हैं। ये 3 चीज़ें किसी भी एग्ज़ाम की कट ऑफ को निर्धारित करते हैं, डिसाइड करते हैं। उसके साथ साथ आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, जो लोग भी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, कि समय के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सीट्स हैं वो भी कम होती जा रही हैं। आपने देखा कि एडवर्टीजमेंट 46 में 1652 सीट्स आई थी, एडवर्टीजमेंट 47 में 1150 सीट्स आईं, और एडवर्टीजमेंट 50 में सबसे अधिक 2002 सीट्स आईं, और एडवर्टीजमेंट 51 जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें 1017 सीट्स हैं। तो आपने ये देखा कि समय के साथ सीट्स का भी जो लेवल है वो कम होता चला जा रहा है, वैकेंसीज़ कम होती चली जा रही हैं। उसके साथ साथ अगर हम डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें पेपर की, तो आप लोगों ने पेपर पढ़े हों और देखा होगा ज़रूर कि एडवर्टीजमेंट 40 का जो पेपर था, उसके बाद 47 का पेपर उससे मुश्किल था, 50 का पेपर उससे भी मुश्किल था। तो पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो भी बढ़ता जा रहा है। और उसके साथ साथ जो तीसरी चीज़, लेवल ऑफ कंपटीशन, आप सभी जानते हैं कि हर साल नेट JRF का पेपर होता है। हर साल हज़ारों स्टूडेंट्स नेट क्वालिफाई करते हैं, और उसके साथ साथ वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में जो कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देते हैं उसमें कई तरीके के कंपटीटर्स होते हैं। एक तो बहुत कम सीरियस होते हैं, जो फॉर्म डाल देते हैं लेकिन उसकी सीरियसली तैयारी नहीं करते। एक होते हैं जो थोड़ी कम पढ़ाई करते हैं, एवरेज टाइप के। और एक ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो सीरियस होते हैं, बहुत सीरियसली पढ़ाई को करते हैं, प्लानिंग के साथ करते हैं। तो उनके स्कोर में भी ये डिफरेंस मालूम देता है। तो इस डायग्राम की हेल्प से आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए अब हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। आपको मालूम ही है कि आपका जो पेपर होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उस 2 भागों में डिवाइडेड होता है। पहला जो आपका सब्जेक्ट होता है, आपके सब्जेक्ट से 70 क्वेश्चन आते हैं, और जो जीके का सेक्शन होता है, जीके के सेक्शन से 30 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम 70 क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं आपके सब्जेक्ट के, जिस भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये वाला जो हमने बनाया बीच का स्पाइक या इसको आप क्लस्टर्स कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो रेंज है स्कोर की, ये वो रेंज है, इस रेंज में ज़्यादातर स्टूडेंट्स का स्कोर लाई करता है 70 में से। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं उन ज़्यादातर का स्कोर इसी के बीच में होता है। ये सब्जेक्ट में अगर मैं कहूँ तो ज़्यादातर स्कोर, बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने बात की तो वो बताते हैं, तो उनका स्कोर 45 से लेकर 55 के बीच में रहता है। ये ऐसा एक क्लस्टर्स है जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं जिनके समान एक जैसे नंबर होते हैं, 55, 54, 44, 45, 46, 47, लगातार बहुत सारे हज़ारों स्टूडेंट इस वाली रेंज में लाई करते हैं। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि इस वाली क्लस्टर से, इस वाली जो ये रेंज है, इस वाली स्पाइक से आपको आगे की तरफ बढ़ना है। इसमें तो रहना ही नहीं है। इसमें आप रह गए तो सिलेक्शन होना नामुमकिन है, क्योंकि इसमें तो हज़ारों लोग लाई करते हैं। अगर आप इस वाले स्पाइक की एंड पे स्थित हैं, आपके 55 नंबर आए आपके सब्जेक्ट में, और जीके में भी आपने लगभग समान एवरेज स्कोर किया है, तो आपको हो सकता है इंटरव्यू कॉल हो जाए। लेकिन आपका उद्देश्य इंटरव्यू देना नहीं है, आपका स्कोर तो सिलेक्शन पाना है फाइनल।
तो इसके बाद में जो दूसरा आपने ये देखा कि दूसरा जो सेक्शन है 55 से लेकर 60 वाला एकदम से कम हो जाता है। ये जो नीचे एकदम की तरफ ग्राफ नीचे गिर रहा है, इसका मतलब ये है कि 55 तक तो बहुत सारे लोगों के नंबर होते हैं। 55 के बाद में जैसे हम 55, 56, 57, 60 की तरफ बढ़ने लगते हैं, स्टूडेंट्स की संख्या बहुत एकदम से कम होती चली जाती है, एकदम से डिप आ जाता है। तो ये जो सेक्शन है ये वाला, इसमें देखा कितने कम स्टूडेंट्स हैं उसके मुकाबले में जिन्होंने स्कोर किया। तो आपको कम से कम इस वाली रेंज में आपको आना है। इस वाली रेंज में आप आ जाते हैं, इसके लास्ट में तो इंटरव्यू कॉल आपका आ सकता है लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन इस वाली रेंज में आप आ रहे हैं तो आपका सेफर साइड है। तो और इसमें 70 तो किसी का स्कोर नहीं होता रिटन एग्जाम में, लेकिन 70, 60 प्लस आपका हो सकता है। थोड़े बहुत आपके क्वेश्चन ज़्यादा हो सकते हैं, 61, 62 भी हो सकते हैं 70 में से, क्योंकि क्वेश्चन का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता। अब 51 में कैसा पेपर आए वो देख के पता लगे। तो आपका स्कोर बताने का मतलब ये था कि आपको इस क्लस्टर से निकलना है, इसमें नहीं रुकना। जिस रेंज में ज़्यादातर स्टूडेंट्स के नंबर आते हैं उसमें आपका स्कोर नहीं होना चाहिए। आपको सिलेक्शन अगर पाना है उनसे ज़्यादा स्कोर होना चाहिए, तब उनसे आप आगे निकल जाते हैं, आप कंपटीशन में उनसे बढ़त ले जाते हैं, एज ले जाते हैं। मैं अगर कहना चाहूँ शॉर्ट में, तो आपका स्कोर आपके सब्जेक्ट में 70 में से 55 से लेकर 60 के बीच में हर हालत में होना चाहिए, इन 70 में से। ठीक है, आपने अपने सब्जेक्ट में 55 से लेकर 60 के बीच में स्कोर कर लिया। उसके बाद में अब जीके की बात आती है। जीके में ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स होते हैं जिन्होंने नेट का पेपर दिया है, नेट क्वालिफाई किया, जीआरएफ क्वालिफाई किया, तैयारी की है और थोड़ी बहुत तैयारी असिस्टेंट प्रोफेसर की भी की है, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की तो बात करके यही मालूम पड़ा कि 15 से लेकर 20 तक 30 में से बड़े आसानी से स्कोर स्टूडेंट कर लेते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट का स्कोर 15 से लेकर 20 के बीच में होता है। ये भी वही स्पाइक है जो ये वाला स्पाइक है, इस भी स्पाइक से आपको बाहर निकलना है, इस वाले क्लस्टर से आपको बाहर निकलना है। ऐसे नंबर जिस नंबर पे ज़्यादातर स्टूडेंट का स्कोर होता है उससे आपको बाहर निकलना है, आगे की तरफ बढ़ना है। उस पर रुक जाएंगे तो सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल होगा। तो इस वाली स्पाइक में आपको ये इंश्योर करना है कि आपका स्कोर 15 से 20 के बीच में नहीं होना चाहिए। आपका स्कोर हमेशा 20 से लेकर 25 के बीच में होना चाहिए। 22, 23, 24, 25 प्लस हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन 20 से 25 के बीच में आपका स्कोर होना ही चाहिए। अगर 20 से 25 के बीच में आप जीके में स्कोर कर लेते हैं और 55 से लेकर 60 के बीच में आप अपने सब्जेक्ट में स्कोर कर लेते हैं, तो आपका जो टोटल स्कोर ग्रांड स्कोर होगा वो लगभग 80 के आसपास होगा। 80 के आसपास आपका स्कोर हो जाएगा। आप कहोगे सर कट ऑफ तो कम जाती है, आप तो 80 नंबर बहुत बता रहे हो। ये सही बात है, कट ऑफ कम गई थी पिछली बार। एडवर्टीजमेंट 50 में मैं ज्योग्राफी के एग्जाम्पल लेता हूँ। ज्योग्राफी में इंटरव्यू के लिए 133.33 यूआर कैटेगरी में कट ऑफ गई थी इंटरव्यू के लिए, और ओबीसी में मैं भी इतनी गई थी 133.33, 121 नंबर कट ऑफ गई थी। ये इंटरव्यू के लिए कट ऑफ गई थी। आप अच्छे से जानते हो कि इंटरव्यू के लिए लगभग 3 से 4 गुना लोगों को बुलाया जाता है। मान लीजिए आपके सब्जेक्ट में 50 सीट्स हैं, तो इंटरव्यू के लिए 150 से लेकर 200 लोगों को बुलाया जाएगा कैंडिडेट्स के लिए। सबका सिलेक्शन तो नहीं होना है, जो लोग कट ऑफ के आसपास होंगे वो बाहर हो जाते हैं। आप इस एग्जाम्पल से देखिए, ओबीसी कट ऑफ, जनरल की कट ऑफ 133.33 गई थी, और इनकी फाइनल सिलेक्शन की जो कट ऑफ थी वो कितनी थी? 180 पॉइंट कुछ थी, तो 180 लगभग हम मान सकते हैं। और ओबीसी की भी 133.33 कट ऑफ गई थी, इनकी कट ऑफ थी 168, और एससी की कट ऑफ भी गई थी 152। आप ये जानते हो कि 30 नंबर का इंटरव्यू होता है। मान लीजिए कट ऑफ गई 133 और 30 का इंटरव्यू। अब इसमें हम गैप देखते हैं, कितना गैप है, इस गैप को आप समझिए। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में
इंटरव्यू की कट ऑफ से और फाइनल कट ऑफ के बीच में गैप है 47 नंबर का। आप बताइए 47 नंबर आपको इंटरव्यू मिल सकते हैं? मैक्सिमम 27 नंबर मिल सकते हैं 30 में से, तो कट ऑफ वाले का कहाँ सिलेक्शन हो पाएगा? और ओबीसी में आप देखें है वो 35 नंबर का है। 35 नंबर मिलने तो नामुमकिन है, 27 नंबर मैक्सिमम मिल सकते हैं, वो भी गारंटी नहीं है कि आपको मिल ही जाएँ 27 नंबर आउट ऑफ 30। और अगर इसमें हम देखें एससी में देखें तो इसमें 31 नंबर का गैप है, 31 नंबर भी आपको नहीं मिल सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि अनरिजर्व्ड में जो गैप रहता है कट ऑफ से और फाइनल सिलेक्शन के बीच में वो बहुत ज़्यादा रहता है। उसके ज़्यादा रहने के पीछे रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग ओबीसी के और एससी वाले अनरिजर्व्ड कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं, इसलिए अनरिजर्व्ड की कट ऑफ बहुत बढ़ जाती है और कैटेगरी में थोड़ा गैप है वो कम हो जाता है, यहाँ 35 और यहाँ 31। लेकिन किसी भी कैटेगरी में इतना गैप नहीं रहता कि आपको 27 नंबर मिल जाए तो आपका सिलेक्शन हो जाए। मतलब हाईएस्ट नंबर मिलने पर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता अगर आपके का स्कोर उस स्पाइक के बीच में रुक गया जो हमने डायग्राम में बनाई थी। उस क्लस्टर में आपका स्कोर अगर रुका है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सिलेक्शन पाना। एक फंडा आप अपना लें का, आप ये मान के चलिए कि अगर आपके 10 से 12 क्वेश्चंस कट ऑफ से ज़्यादा हैं तो आप सेफर साइड में हैं। उसके बाद में इंटरव्यू में भी आप अच्छा करें, दोनों सेक्शन में आप अच्छा करेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और उसके साथ साथ जब रिज़ल्ट आता है उसके बाद में अगर हमारा कट ऑफ के आसपास रुकता है और हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता तो मैं उन लोगों की फीलिंग समझ सकता हूँ, बहुत ज़्यादा दुख होता है क्योंकि मैं इस स्टेज से गुजर चुका हूँ। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, अगर बहुत नंबर का गैप आपके स्कोर में रहता है तो इतना दुख नहीं होता। आप रियलाइज़ कर लेते हो, आप खुद को समझा लेते हो कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं थी क्योंकि मेरा स्कोर तो बहुत कम था सिलेक्शन के उससे, तो आपको इतना दुख नहीं होता। लेकिन जब सिलेक्शन के पास आप रुकते हैं, आधे नंबर से 0.5 से 0.25 से आपका सिलेक्शन रुकता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो उस दुख से बचने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई थी, जिससे कि आपको उस दुख का सामना नहीं करना पड़े। तो आप जो मैंने स्ट्रेटजी अपनाई उसको अपनाएं और उसके बाद में मुझे लगता है कि अगर आप इसी स्ट्रेटजी से तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में।